तो लिटिल थिएस्पियन के तमाम कलाकार, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनाब संजय उपाध्याय साहब मध्य प्रदेश ड्रामा स्कूल ऑफ ड्रामा के फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं और इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएशन किया था और इनका जो खास मैदान है वो थिएटर में म्यूजिक को लेकर है और इन्होंने बहुत सारे ड्रामों में फोक थिएटर पे खास तौर पे इनका एक प्ले मैंने भोपाल में देखा था, आनंद रघुवंदन। गजब का प्रोडक्शन, गजब का प्रोडक्शन, इतना अच्छा प्रोडक्शन कभी कभी देखने को मिलता है। आज से 25 या 35 साल भी हो गया होगा। 35 साल पहले मैंने एक प्रोडक्शन देखा था प्रसन्ना का, अग्नि और बरखा। उसके बाद मैंने कोई बहुत अच्छा प्रोडक्शन देखा तो वही प्रोडक्शन था जो संजय उपाध्याय साहब के डायरेक्शन में आनंद रघुनंदन जी जी। तो ये पे था। और इसके बाद आप लोगों ने हमारे यहाँ विदेशिया देखा है, कहाँ गए मोरे उगना हमारे फेस्टिवल में देखा है, और अभी जनवरी में निराला नाटक आपने देखा है। तो विदेशिया ने तो धूम मचाया है, कहाँ गए मोरे उगना, निराला। तो इनके सारे नाटकों में जो लोक तत्व मौजूद है संगीत के प्रधान तत्व के रूप में, वो अद्भुत है। और इन्हें एसएनए का अवार्ड भी मिल चुका है डायरेक्शन के लिए, जो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हमारे सेशन में ऐसी पर्सनालिटीज आ रही हैं, जैसे ये संजय उपाध्याय साहब और हमारे मुश्ताक साहब भी आए थे। वो संगीत नाटक एकेडमी अवार्डी अगर हमारे सेशन में आ रहे हैं तो हमारी इज्जत तो यूं ही बढ़ जाती है। हम संजय उपाध्याय साहब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारी दरखास्त पर, हमारे न्योता पर, हमारे रिक्वेस्ट पर वो हमारे कलाकार के साथ बातचीत करने के लिए आए हैं। और संजय साहब तो अब मैं ये ऑनलाइन मंच जनाब संजय साहब के हवाले करता हूं, जो आपके साथ बातचीत करेंगे। और मैं इनकी बातचीत के दौरान आप सबके इसको मैं म्यूट कर देता हूं और फिर जो सवाल करेंगे फिर वो अनम्यूट कर लेंगे खुद ब खुद। ठीक है, तो चले हम इस तरह से करें, या फिर आप लोग खुद ही अनम्यूट कर लीजिए अपना। जी संजय साहब शुरू करें। हाँ जरूर जरूर जी। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर साहब और उमा जी। लिटिल थिएस्पियन के जितने भी कलाकार हैं उन तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मुझे याद किया, अपने मंच पर बुलाया। और मैं लगातार लिटिल थिएस्पियन के साथ पिछले कई वर्षों से जुड़ा हूँ, एक सदस्य के रूप में अपने आप को मानता हूँ। और लिटिल थिएस्पियन को के ढेर सारे प्रोडक्शन भी मैंने देखे हैं और मैं काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। अजहर साहब डायरेक्टर के रूप में और डिजाइनर के रूप में काफ़ी ख्यात हैं पूरे देश में। उमा जी बतौर लेखिका, अभिनेत्री, पोएटेस, इस रूप में भी इनकी काफ़ी ख्याति है और इन्होंने डायरेक्शन भी दिया है ढेर सारे नाटकों, तो डायरेक्टर भी हैं आप। तो लिटिल थिएस्पियन के लिए बहुत ही गर्व का विषय है और आप लोगों के लिए जो जितने भी इनके कलाकार हैं, काम करने वाले जितने भी सहकर्मी हैं, आप सब लोगों के लिए बड़ा ही ये सौभाग्य है का विषय है कि अजहर साहब और उमा जी के नेतृत्व में, इनके गार्जियनशिप में, इनके गाइडेंस में आप लोग काम करते हैं और सीख रहे हैं। और ये एक जो प्रयास अभी जो डिजिटल बातचीत का शुरू हुआ है, तो मैं लगातार किसी न किसी मंच पर रोज ही कुछ न कुछ बोल रहा हूँ। तो आज मैं, क्योंकि जैसा कि अजहर साहब ने बताया कि नाटकों के अलावा मेरी अभिरुचि रंग संगीत में है और मेरे नाटकों की प्रधानता भी संगीत में है और ज़्यादातर नाटकों में मैं संगीत प्रधानी में मैंने नाटक किए हैं। कुछ नाटक छोड़ दें, ऐसे तो हम लोग तो हर तरह, हर जॉनर का नाटक करते हैं, लेकिन मेरा पैशन है संगीत
और मैं टेक ऑफ करता हूँ किसी भी नाटक में संगीत के माध्यम से। तो आज हम लोग संगीत पर ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। जी 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 बिल्कुल। और हाँ, और रंग संगीत क्या होता है? संगीत असल में बड़ा ही कंफ्यूजन है कि संगीत और रंग संगीत में क्या अंतर है। तो मैं उसको स्पष्ट कर देता हूँ कि जैसे सिनेमा का संगीत है तो फिल्म से संबंधित है, फिल्म के सिचुएशन, फिल्म के का जो डिमांड है उस डिमांड को देखते हुए, और तब अगर संगीत जो गाए जाते हैं सिनेमा में जो फिल्मों से जुड़ा है। और नाट्य संगीत या रंग संगीत वो है जो रंगमंच से जुड़ा है। तो है जो रंग संगीत भी उसके साथ होगा। एक चरित्र की तरह पूरे नाटक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। जिस तरह से डिजाइनर कॉस्ट्यूम है, मेकअप है, लाइट है, सेट्स है, तो वो भी एक चरित्र की तरह आपके नाटक में आता है, एक कैरेक्टर की तरह। तो संगीत भी कैरेक्टर की तरह नाटक का हिस्सा है और वो हर जगह मौजूद है। स्टेज पर होने वाली हर गतिविधि में अपनी नज़र रखता है वो। अगर कॉस्ट्यूम डिजाइनर कॉस्ट्यूम बना रहा है तो किस तरह का कॉस्ट्यूम कर रहा है, उसका क्या टेक्सचर है, उसका क्या कलर है, उसका क्या मतलब कैरेक्टर, किस कैरेक्टर को देखकर किस तरह का म्यूजिक ये कॉस्ट्यूम तैयार हो रहा है। तो संगीत तो ये चारों ही जो अभिनय हैं उन सब मतलब इन चारों ही जगह पर रंगमंच का जो संगीत है वो उपस्थित होता है। वो अभिनेता के साथ भी चलता है और वो कॉस्ट्यूम के साथ भी चलता है। एक कॉस्ट्यूम, एक अगर एक पल्ला ऐसे फड़फड़ाया किसी ने रखा तो वहाँ भी संगीत है। और मेकअप में अगर कैरेक्टर को देखते हुए जिस तरह से मेकअप मैन मेकअप में लाइंस बनाता है तो वहाँ भी एक तरह से संगीत ही है, उसको भी मैं संगीत मानता हूँ। और वहाँ भी एक संगीत निर्देशक की नज़र होती है कि किस तरह का मेकअप में पैटर्न क्रिएट किया जा रहा है। और सेट में भी देखा जाता है कि कितने लेवल्स हैं सेट के। बिल्कुल ही खाली स्टेज है, बेयर स्टेज है तो उसका अपना एक महत्व है। अगर स्टेज पर ढेर सारे लेवल्स लगाए हुए हैं तो वहाँ पर भी संगीत जो है एक तरह से मौजूद होता है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि अगर रंगमंच है वहाँ संगीत भी है। तो अब मैं ये बता दूं कि रंगमंच का जो संगीत है ये प्योर म्यूजिक नहीं है, इसको आप कह सकते हो कि अप्लाइड म्यूजिक। तो जिस तरह से अप्लाइड आर्ट होता है, आप लोगों में से अगर कोई पेंटिंग के छात्र होंगे तो अप्लाइड आर्ट है जिस तरह से होता है पेंटिंग में, उसी प्रकार से संगीत में म्यूजिक जो है अप्लाइड आर्ट के रूप में काम करता है। अप्लाइड आर्ट से मेरा मतलब कि वो एक अशुद्ध कला है, शुद्ध कला नहीं है। रंगमंच का जो संगीत वो दरअसल वो फिल्म से भी प्रभावित होकर कोई गाना ले सकता है, या किसी शास्त्रीय संगीत से भी हम कोई अपना एलिमेंट ले सकते हैं गाने का, या लोक संगीत से ले सकते हैं, या कोई ट्राइबल म्यूजिक है उस ट्राइबल म्यूजिक से भी हम संगीत ले सकते हैं। तो इसलिए उसमें कोई बंधन नहीं है और ना ही कोई निषेध है या परहेज है कि हम सिर्फ और सिर्फ अगर लोक नाटक हम कर रहे हैं तो सिर्फ लोक धुनों का ही इस्तेमाल करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हम बिहार की पृष्ठभूमि पे अगर कोई लोक नाटक तैयार कर रहे हैं तो हम राजस्थान का कोई फोक है उसको भी हम ले सकते हैं उस नाटक में, नाटक के सिचुएशन को एनहांस करने के लिए। तो इसलिए नाटकों में
संगीत जो है एक अप्लाइड आर्ट, अप्लाइड म्यूजिक की तरह काम करता है। तो लेकिन नाटक में संगीत जो है सिर्फ गाना बजाना ही कर देना संगीत नहीं होता है। मान लिया गाने कंपोज कर दिए तो मेरा संगीत हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि पूरे नाटक की एक स्कीमिंग होती है। जिस तरह से एक आर्किटेक्ट पूरे सेट डिजाइन करते वक्त ग्राउंड प्लान तैयार करता है, उसी प्रकार से संगीत में भी वो साउंड की प्लानिंग होती है। तो साउंड की प्लानिंग होती है तो हमारे सामने अब ये है कि कैसे प्लानिंग होगी, कहाँ से हम साउंड लेंगे। और अपने सबसे पहले जब पृथ्वी पर पहली बार आवाज ही आया होगा, आवाज का एग्जिस्टेंस था, शब्द बाद में आए। तो आवाजों की दुनिया, आवाजों का संसार हमारा बड़ा ही समृद्ध है और हम लोग आवाज को लेकर बहुत ही एक तरह से रिच हैं। और हमें फख्र होता है कि हम आवाजों की इतनी बड़ी दुनिया है। उन आवाजों को हम अब समझने की कोशिश करेंगे कि कितने तरह की आवाजें हैं, स्वर हैं, ध्वनियाँ हैं। ध्वनियों का संसार बहुत बड़ा है। तो जैसे आप इन्वायरमेंटल साउंड, एक आपके इन्वायरमेंट में देखेंगे प्रकृति प्रदत्त जो आवाजें होती हैं, जैसे आप समझ सकते हैं कि झरने का पानी गिरना, नदी का जो आवाज है, या हवा की आवाजें हैं, या पेड़ का हिलना, और भी बरसात में बारिश का पानी, या जो भी नेचर से संबंधित जितनी भी आवाजें हैं, तो वो एक हमारे लिए एक तरह से रंग संगीतज्ञ के लिए या रंग संगीत के लिए एक एक स्रोत की तरह है या रिसोर्स की तरह है। हम वहाँ से लेते हैं, मतलब साउंड को लेकर और नाटक में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप इन्वायरमेंटल साउंड आप देखेंगे और आप खोजें कहाँ कहाँ पर किस किस तरह की आवाज़ें हैं नेचर में। तो एक तो नेचर की आवाज़, इन सारी आवाज़ों को हमें खोजना है और सुनना है। दरअसल हम लोगों का कान को भी बहुत ही सेंसिटिव रखना है। जैसे हमें कहा जाता है कि तानसेन नहीं बनना है, कानसेन बनना है। तो कान को आपको बहुत ही, जब आप सुनेंगे कि आपके आसपास में वातावरण में कितने तरह के मौसम हैं, उन मौसम में नेचर किस किस तरह का आवाज़ प्रोड्यूस करती है। आप तो गर्मी के मौसम में जैसे लू की आवाज़ है, लू का चलना, या जो पत्ते जब सूख जाते हैं उनका खड़खड़ाना, या मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अलग अलग महीने में अलग अलग तरीके का आवाज़ और साउंड ये आपको मिलता है। और नेचर में ढेर सारी आवाज़ें हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि क्या क्या आवाज़ें हैं और आप खोजने की कोशिश कीजिए। अब चले आइए दूसरी तरफ, आवाज़ अब और कहाँ पर है। तो नेचर के अलावे आप देखेंगे क्रिएटेड साउंड्स कुछ होते हैं, क्रिएटिव इफेक्ट्स जो आदमी इसको पैदा करता है, जैसे ताली बजाना, चुटकी बजाना, या किसी को तमाचा मार देना, गड़ देना, उसका जो साउंड है, या दरवाज़ा खोलना, दरवाज़ा बंद करना, या जो क्रिएट करता है आदमी जिस आवाज़ को पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है, चाहे वो पत्थर के माध्यम से हो, चाहे लकड़ी के माध्यम से हो, चाहे किसी मेटेलिक साउंड के माध्यम से हो, कुछ आवाज़ क्रिएट करता है। तो ये क्रिएटेड साउंड जो है ये हमारे रंगमंच के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है कि कितनी तरह की ध्वनियाँ हैं जो मनुष्य क्रिएट करता है सुबह से लेकर शाम तक। तो आप एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, या बाद में हम बात करेंगे क्या क्या और भी किस तरह की ध्वनियाँ हैं। तो जो आदमी क्रिएट जो करता है ध्वनि, उन ध्वनियों का भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है और उसका महत्व है।
और उसको हमें सुनना चाहिए। और हर आवाज का अपना कैरेक्टर होता है। जो भी आवाज प्रोड्यूस करते हैं वो एक चरित्र की तरह होता है, वो कुछ कहता है और वो क्या कहता है। अगर उस आवाज को मान लिया कि प्रकृति प्रदत्त जो आवाजें हैं कि एक अंधड़ का बहना, अंधड़ चलना, वो जो अंधड़ है, तो अंधड़ की आवाज आप सुनेंगे गौर से, वो बहुत सारी बातें कहता है। हो सकता है कि वो कुछ निगेटिव फीलिंग भी दे आपके अंदर या पॉजिटिव फीलिंग भी दे, या कोई एक स्टोरी वो कह रहा है। तो हर साउंड जो भी प्रोड्यूस किया जाता है मनुष्यों के द्वारा, उस साउंड को सुनना चाहिए और ये महसूस करना चाहिए कि अगर एक लोहार लोहे पे अगर कुछ छेनी से या हथौड़ी से वार करता है, बजाता है, एक साउंड निकलता है, तो साउंड भी एक अपने आप में कुछ कहता है। तो क्या कहता है ये बड़ा ही मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए कुछ होगा, आपके लिए कुछ और हो सकता है। तो इसलिए क्रिएटेड जो साउंड जो आदमी दिन भर में क्रिएट करता है, तो जैसे सुबह में आप ब्रश करते हैं उसकी आवाज़, फिर आप ये करते हैं गार्गल करते हैं उसकी आवाज़, और भी ढेर सारी खांसना, ह्यूमन साउंड्स जो जिसको कह सकते हैं, यह भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है कि दिन भर में आप कितना ह्यूमन साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे छींकना है, खांसना है, रोना है, हंसना है, या किसी को ये सीटी बजाना। तो मनुष्य जो के इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और सुबह से लेकर शाम तक आप कितनी आवाजें निकालते हैं। और तो ये तो हो गया ह्यूमन साउंड, एक हुआ क्रिएटेड इफेक्ट्स, एक तरफ हो गया इन्वायरमेंटल साउंड। अब आप आ जाइए इंडस्ट्रियल साउंड, कि जो कितने तरह का इंडस्ट्रियल साउंड आप दिन भर में सुनते रहते हैं। कल कारखाने, मोटर की आवाज़, स्कूटर की आवाज़, ट्रेन की आवाज़, या घंटी के बजने की आवाज़, ये जितने भी मतलब यंत्र से संचालित हैं आवाज़ें, या जिसको कह सकते हैं कि यहाँ पे कारखाने हैं उसकी आवाज़, सायरन की आवाज़, कारखानों की जो सायरन बजते हैं उसकी आवाज़, या दिन भर आप सड़क पे महानगर में रहते हैं, आपको ट्राम की आवाज़ सुनाई पड़ती है, उसका अलग साउंड है। बस की आवाज़, स्कूटर कोई चला रहा है उसकी आवाज़ अलग है, थ्री व्हीलर कोई चला रहा है उसकी आवाज़ अलग है। हर साउंड की आवाज़ में वैरायटी आपको दिखेगा, और अलग अलग तरीके का साउंड जो जो शहर में, महानगरों में ज़्यादातर वो साउंड हमें सुनने को मिलता है। यह भी हमारे लिए स्रोत है, यह भी हमारे लिए एक तरह से कच्चा माल है, जिसको कि हम बाद में तो नाटक में कैसे इसका इस्तेमाल होगा। तो ये पहले हमारे पास स्वरों, कितने तरीके के स्वर हैं, कितने तरीके की ध्वनियाँ हैं, इन ध्वनियों को पहले हमको जानना पड़ेगा। इसके बाद आप ह्यूमन साउंड्स तो हमने बता दिया कि मनुष्य जो बोलता है, तरह तरह से तरह तरह की आवाज़ें निकालता है, ये हो गया। अब आप आ जाइए जानवरों की आवाज़ें। इतने सारे जानवर हैं तरह तरह के, तो पिल्ले की आवाज़ अलग होगी, बिल्ली की आवाज़ अलग होगी, शेर की आवाज़ अलग है, और डॉगी अलग अलग। डॉग्स में भी बड़ा वेरिएशन है कि तो मादा डॉग और जो नर है दोनों की आवाज़ों में भी फ़र्क है, तो उसको आपको सुनना पड़ेगा। या बकरी की आवाज़। तो जितने प्रकार के जानवर हैं, जानवरों की आवाज़ें हैं, और हर आवाज़ का में अंतर होता है, सबका अलग अलग इस तरह से कह सकते हैं टेक्सचर है, या संगीत की भाषा में उसको, या साउंड की भाषा में उसको टिम्बर बोलते हैं। जैसे हम लोग इसमें कलर की भाषा में टेक्सचर और ये सब जो डिजाइनर लोग यूज करता है, उसी प्रकार से संगीत की भाषा में
हम उसको टिम्बर क्वालिटी बोलते हैं, कि सबकी अपनी अपनी, इतने सारे जानवर हैं, सारे जानवरों की आवाज़ों में आपको फर्क महसूस होगा और सब का अपना एक नेचर है। कारण जी कहते थे कि जो कुत्ते की आवाज़ है, मैं उसको उससे भी सुर निकालता हूँ और उसमें भी संगीत पैदा करता हूँ उनकी आवाज़ों को सुन के। तो आपको आवाज़ों की जो दुनिया है, जानवरों की आवाज़ों की दुनिया, ये बहुत ही समृद्ध है और हमें उसको सुनना चाहिए और सुनकर उन सबका जो ये कैरेक्टर है वो क्या कह रहा है। अगर कुत्ता भौंक रहा है तो गुस्से में भौंक रहा है, या भूख लगी है तब वो भौंक रहा है, या जब उसको मार पड़ी है तब भौंक रहा है, या वो कष्ट में है तब वो कुछ बोल रहा है। तो ये जब तक आप उसको सुनेंगे नहीं और सुनकर आपको आपके अंदर एक संवेदना जागेगी कि किस तरह की आवाज वो पैदा कर रहा है, किस स्थिति में पैदा कर रहा है। उसी प्रकार से आप आ जाइए चिड़ियों की आवाजें, जो पक्षी की आवाज, मतलब अथाह भरा हुआ है पक्षियों का अपने यहाँ अंदर वेरिएशन से। तो कौवे की आवाज अलग होगी, तो तोता की जो आवाज है वो अलग है। तो अलग तरीके के पशु जो पक्षी हैं, पक्षी आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पक्षियों का नाम मुझे 2-4 ही अभी याद आ रहा है। गौरैया की आवाज अलग है, चिड़िया की आवाज अलग है, तो कोयल की आवाज अलग है। कोयल जब बोलती है तो उसकी आवाज वो आदमी इमिटेट भी करता है बहुत बार। तो इधर से कोई आदमी उसकी जवाब देता है कू, तो दोनों के बीच सवाल जवाब होता है आवाजों का। तो पक्षी के साथ भी पहले के लोग पक्षियों से बात करते थे, जानवरों से बात करते, तो उनकी भाषा को वो समझते थे। तो ये बेसिकली संगीत की भाषा है, पक्षियों की आवाज को सुन के और समझना तो वो क्या कह रहा है। उसके बाद अब आपके पास आ जाइए अपने देश में सैकड़ों बोलियां हैं, डायलेक्ट्स हैं। भोजपुरी भाषा का जो ये डायलेक्ट्स है वो अलग है। किसी का खुला हुआ है, ये उसको नोट कर दीजिए। किसी की आप बंगाल में ही आप देखेंगे कि अलग अलग बोलियां होंगी बंगाल में। तो हर 10 कोस पे आवाजें बदल जाती हैं, बोलियां बदल जाती हैं, कहा गया है। तो भोजपुरी लैंग्वेज सुनेंगे आप तो उसमें अलग तरीके का आपको एक मेलोडी आपको सुनाई देगी, मिलेगा, अलग तरीके का एक्सेंट आपको मिलेगा। मगही बोली है हमारे यहाँ, तो मगह में चले जाएंगे तो वहाँ की बोलियों में फर्क हो जाएगा। मैथिली अगर आप बोलियों में जाएंगे तो उनका अपना एक म्यूजिकल एक या लिरिसिज्म है, उनके बोलने में एक अलग तरीके का एक संगीत है, आप देखेंगे। तो दुनिया के जितनी पूरे देश में अलग अलग बोलियां हैं, हर स्टेट में, हर राज्य की अपनी लोकल डायलेक्ट्स हैं। उन डायलेक्ट्स को अगर आप सुनेंगे, और हिंदी अलग है, तो हिंदी अलग अलग प्रांतों में अलग अलग ढंग से बोली जाती है। तो जो एक्सेंट जो है, अगर बंगाली लोग हिंदी बोलेंगे, जो टिपिकल बंगला बोलते हैं, उनको अगर हिंदी बोलेंगे तो उनकी हिंदी का टेक्सचर अलग है, तो टोनल क्वालिटी अलग है। साउथ वाले जब हिंदी बोलेंगे तो उनकी क्वालिटी अलग हो जाएगी। संजय भाई एक मिनट, ये अभी कुछ सेकंड में ये ऑफ होगा और हम लोग सबको वापस रिज्वाइन करना पड़ेगा। टाइम अप हो रहा है ये वाला। तो इसलिए बस मैंने 40 मिनट हो गया। नहीं, 40 मिनट आपको आए नहीं हुए, 40 मिनट इस वीडियो को ऑन हुए हो गए।